लास्ट क्लास से कहीं को कोई डाउट है? जब तक और लोग आते हैं, डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए, स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है सबको? पीडीएफ सबको दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी सेल्स, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने प्राइमरी सेल देखा, जिसमें हमारे पास एक ड्राई सेल है, एक मरकरी सेल है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेल, ठीक है। ये वो सेल्स हैं जो हमारे घरों में इन्वर्टर के साथ लगते हैं या गाड़ियों में लगता है, ठीक है। तो उन्हें हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं, जिनको रिचार्ज किया जा सके, या यूँ कहे तो वो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन हर कुछ समय के बाद उनको रिचार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। तो उस वैसे सेल्स को हम सेकेंडरी सेल्स कहेंगे जो रिचार्जेबल होगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं। These are those type of cells which can be recharged or reversed and can be used again and again। जो हमारे घर का बैटरी है, देखो उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। रिचार्ज करने का तरीका क्या है? उसका इलेक्ट्रोलाइट को आप मेंटेन कीजिए, जो अंदर में पानी होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे आप मेंटेन कीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए उसे, ताकि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके। एग्जाम्पल क्या है? लीड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। ये दो टाइप के सेल होते हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ना है और जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला लीड स्टोरेज बैटरी और लीड स्टोरेज सेल। देखिए, मैं इसका फिगर आपको दिखा रहा हूँ, फिगर को देखिए थोड़ा, और इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सुनिए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक साइड में ये एनोड है, ठीक है, जो लीड का बना हुआ है। दूसरे साइड में हमारे पास कैथोड है, जो लीड ऑक्साइड का बना हुआ होता है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जो H2SO4 रहता है इस केस में, ठीक है। और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, तो ये H2SO4 ब्रेक करता है किसमें तो SO4 2- और H+ में ये ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसके बाद जब जैसे जैसे रिएक्शन चालू होगा, वैसे वैसे ये जो लीड है, यहाँ पे ये जो लीड है, ये लीड क्या करता है? तो इस जगह से ये SO4 के आयंस को पिक करेगा, ठीक है। ये जो SO4 का आयन है, इसे पिक करेगा, या किसी को भी पिक कर सकता है, ठीक। अब SO4 के आयंस को पिक करेगा और PbSO4 का प्रोडक्ट बना के ये लेगा, ठीक है। PbSO4 का प्रोडक्ट बना के लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लीड ऑक्साइड है, ठीक है। लीड ऑक्साइड क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा। तो ये सिर्फ SO4 2- को नहीं उठाता, ये SO4 2- और H+ दोनों को उठाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है? तो PbSO4 बना के देगा, मतलब सल्फेट का मॉलिक्यूल कंपाउंड बना के देगा, और साथ में H2O का फॉर्मेशन भी करके देगा। इस चीज को ध्यान से देखिए।
पहला जो हमारे पास एनोड है, एनोड में हमें सिर्फ सल्फेट का कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा लीड के साथ, और जो कैथोड है, ठीक है, जहाँ पर रिडक्शन हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ रिडक्शन में लिख रखा है, जहाँ रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है वहाँ पे हमें सल्फेट का कंपाउंड बनाएगा, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करके देता है। ठीक, तो एक चीज हमें पता है कि जैसे जैसे वाटर का एडिशन होगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, वैसे वैसे ये डाइल्यूट होता चला जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये वैसे वैसे डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो आपको पहले पढ़ाया है मैंने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर, तो उस केस में क्या होता है, डाइल्यूट होता है, मतलब पानी का जैसे जैसे फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका बैटरी का कैपेसिटी भी घटता चला जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक वर्किंग है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको दिख रहा है एनोड के साइड में, इस जगह पे ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीका है इसका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफेरेंस का, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बैटरीज में ज़्यादातर आपका लीड स्टोरेज बैटरी पूछा जाता है, ये आपको बनाना होगा विथ डायग्राम। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये विथ डायग्राम आपको बनाना है। ज़्यादातर 5 नंबर के लिए ये पूछा जाता है, डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के साथ साथ आपको सेल कांस्टेंट भी लिखना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी मैंने नोट्स में लिख रखा है सारा चीज़। चलिए ये यहाँ तक तो हो गया, इसका बेसिक वर्किंग ही यही है कि जो लीड है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लीड है वो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट से सल्फेट आयन लेता है और कंपाउंड बना के लेता है सल्फेट का। उसके बाद इधर कैथोड में हमारे पास, यहाँ कैथोड जो है, कैथोड में ये SO4 आयन और H+ आयन दोनों उठा के लेगा, जिससे हमें सल्फेट का कंपाउंड मिलेगा, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन हमको दिखता हुआ मिलेगा इधर। तो ये इसका बेसिक वर्किंग है। देन चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है, आपको उससे समझाते हैं। लीड स्टोरेज बैटरी, galvanic cell or voltaic cell supplies a certain voltage by imposing a higher voltage than the EMF of cell या external voltage। ठीक है, one can reverse the cell reaction, that is anode becomes cathode and the cathode becomes anode। तो इस बैटरी में क्या है, यहाँ पे हमारे पास एनोड है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में हमारे पास कैथोड है। लेकिन जब रिचार्ज किया जाता है इसे, तो रिचार्जिंग के वक्त क्या है कि ठीक ये उल्टा काम करता है, मतलब जो भी रिएक्शंस इसके एनोड पे चल रहे हैं वो रिएक्शंस कैथोड पे आ जाएंगे, जो रिएक्शंस कैथोड पे चल रहे हैं वो रिएक्शंस एनोड पे चलाएगा। और उस कंडीशन में जो कैथोड का काम कर रहा था पहले, वो अब एनोड हो जाएगा, और जो एनोड का काम कर रहा था वो अब कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन होता है रिचार्जिंग के प्रोसेस के लिए। देन The reversible lead storage battery is a typical example of it। तो सेकेंडरी सेल का जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसी को माना जाता है, जो काफी ज्यादा यूज होता है। इन ए टिपिकल लीड स्टोरेज बैटरी द एनोड प्लेट्स आर मेड ऑफ लीड, जो एनोड प्लेट है वो लीड का बना है, while the cathode plates are grids of lead packed with lead oxide। ठीक है, जो कैथोड होता है वो एक सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये जो कैथोड है ये एक सीरीज में जुड़ा हुआ होता है एनोड के साथ। ठीक है, और ये लीड ऑक्साइड से पूरा कोटेड होता है ताकि इसका रिएक्शन पूरे इलेक्ट्रोलाइट के साथ अच्छे से हो सके। Then a solution of sulfuric acid H2SO4 surrounds the plates and acts as electrolyte। यहाँ पे H2SO4 जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है, ये H2SO4। The half cell reactions when the battery is being used up are, जो हाफ सेल रिएक्शन है, देखिए एनोड पे लीड जो है, लीड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसके साथ, तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है, सल्फेट आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो सल्फेट आयन है ये कहाँ से आया है, तो इलेक्ट्रोलाइट से जो आया है उसके साथ। अब देखिए इस जगह पे, यहाँ पे लीड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है,
सल्फेट का 2- है। तो लीड कहाँ से कहाँ जा रहा है, लीड यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, और लीड के पास कितना आयन ये हो रहा है, तो लीड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल रहा है। ठीक है, तो लीड का आपको क्या देखने को मिलेगा इस जगह पे, इस तरीके से ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, और सल्फेट का आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये यू कह सकते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस गोइंग ऑन एनोड। उसके बाद यहाँ कैथोड पे देखिए, कैथोड में आपको रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा इस PbO2 का, इस PbO2 का आपको रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन हाफ सेल, इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। देन दो रिएक्शन है हमारे पास, एनोड के साथ भी और कैथोड के साथ भी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आपका कंपलसरी है। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन कहने का मतलब है आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ क्या नहीं आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं ओवरऑल रिएक्शन में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन आप नहीं दिखाएंगे। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन में हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते, हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, उसका पूरा का पूरा रिएक्शन दिखाते हैं। समझ में आया? देन the battery is chargeable or reversible since lead sulfate product of both anode and cathode reactions sticks to the plate। कहने का क्या मतलब है कि ये तब तक चार्जेबल है जब तक कि लीड सल्फेट दोनों ही इलेक्ट्रोड पे रहेगा तब तक। अगर एक से खत्म हो गया तो समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा बैटरी खत्म हो गया। तो फ्रॉम कैथोड रिएक्शन वी सी दैट एज द बैटरी इज यूज्ड अप द सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड अप। ठीक है, तो कैथोड से जैसे जैसे आपका काम होता है, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है ये लाइन कि ये जब कैथोड का काम चल रहा है तो ये कैथोड क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट से सल्फेट आयन को भी उठा रहा है और H+ आयन को भी उठा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। सौरभ, हेलो सौरभ, पता ही नहीं कौन सी क्लास में बैठा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो बैटरी है वो बैटरी खत्म होता हुआ दिखेगा आपको, और तब आपको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी इसे। देन now we can determine now we can determine the charge on the battery by measuring the concentration of H2SO4 in the cell। तो H2SO4 एक concentration से हम चार्ज देखते हैं। when the density of solution is between 1.25 gram per mole and 1.25 gram per meter and 1.30 gram per meter, the cell is considered as fully charged। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो डेंसिटी है अगर वो इन दोनों के बीच में रेंज में रहता है तो आपका सेल पूरा चार्ज रहता है। अगर इससे कम हो गया, 1.25 से कम हो गया, मतलब आपका बैटरी को चार्जिंग की जरूरत है। ठीक है, व्हेन इट्स वैल्यू गोज डाउन बिलो 1.20 ग्राम पर मीटर द बैटरी इज इन नीड ऑफ चार्ज। ठीक, by applying external current we can charge the battery again। the charging follows following reactions। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शंस हमने ऊपर में एनोड कैथोड के लिए पढ़ा था, हमको रिएक्शंस जस्ट रिवर्स करके लिख देना है। ठीक है, अब देखो ये जो कैथोड का हिस्सा है राइट हैंड साइड का, इसको देखिए,
PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। ये जो कैथोड है, कैथोड में राइट हैंड साइड है, ये चला जाएगा हमारे एनोड के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये उठ के चला जाएगा इस जगह पे, ठीक, और ये उठ के चला जाएगा आपका इस जगह पे। मतलब कैथोड का रिएक्शन एनोड पे जाएगा, एनोड का रिएक्शन कैथोड में जाएगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में आपको लिखना है, ठीक है। और ऐसी एक ही रिएक्शन को 2 बार आपको लिखना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे PbSO4 प्लस 2H2O है, जो आपके एनोड के लिए जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ वापस से, PbSO4 प्लस 2H2O जो कैथोड का राइट हैंड साइड था वो एनोड का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इधर में पूरा रिएक्शन चला आया। उसके बाद जो एनोड के लिए जो रिएक्शन था वो आपके कैथोड के लिए चला जाएगा राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा सेल का रिएक्शन कंप्लीट होगा। देन after many repeated charging and discharging cycles, some of the lead sulfate falls to the bottom of the container. The sulfuric acid concentration remains low and the battery cannot be recharged fully. ठीक है, कहता क्या है कि ये जो कंटिन्यू चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो इसके वजह से इसमें से लीड की पपड़ी झड़ने लग जाती है, ठीक है। और वो झड़ने के बाद कहाँ गिरता है, तो ये कंटेनर के नीचे में गिरता है, और इसी वजह से हमारा जो बैटरी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मास रिडक्शन हो रहा है, मास यहाँ पे घट रहा है दोनों का, जिसके वजह से हमको बैटरी का फुल रेटेड कैपेसिटी नहीं मिल पाता, और इसी वजह से बैटरी धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। चलिए इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। पढ़ के हो जाए तो यस लिखिए ताकि मैं आगे चलूँ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निकल कैडमियम सेकेंडरी सेल। ठीक है, यहाँ पे निकल और कैडमियम दोनों यूज होता है। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक। इसके वजह से इसमें देखो ये क्वेश्चन जब आता है तो आपको ना ड्राइंग मिलेगा बनाने के लिए और ना ही कुछ, ठीक
ठीक है, आपको 3D ड्राइंग मिलेंगे जो सिंपली ड्राई सेल की तरह ही दिखते हैं। देखिए ऊपर जो ड्राई सेल मैंने बताया है आपको, जो ड्राई सेल है निकल कैडमियम सेल भी लगभग एक इसी के जैसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके का ही होता है वो, जो देखते हैं उसको तरह से। एक्चुअली निकल कैडमियम सेल जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल विच हैज़ लॉन्गर लाइफ देन द लीड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। देख, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें निकल और कैडमियम दोनों यूज होते हैं, दोनों मेटल महंगे हैं। स्पेशली जो निकल है ये काफ़ी महंगा होता है, इस वजह से ये सेल जो है ये भी महंगा हो जाता है। द डिस्चार्जिंग फॉलोज फॉलोइंग रिएक्शंस एट कैथोड इलेक्ट्रोड या CD इलेक्ट्रोड कहिए, तो CD+2OH- हमको क्या देगा, CdOH2 हाइड्रोक्सिल आयन देगा, साथ में +2 इलेक्ट्रॉन। और निकल इलेक्ट्रोड पे हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है, निकल OH3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमको देगा NiOH2 प्लस OH माइनस। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन डिस्चार्ज इज CD+2NiOH3। देखिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको लिख के प्रैक्टिस करके लेना होगा, ठीक। निकल कैडमियम सेल हैज़ ए सेल पोटेंशियल ऑफ 1.2 वोल्ट। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार, और एग्ज़ाम में आपको कई बार इस नाम से, निकल कैडमियम के नाम से सेल को पूछाता है। दिस सेल इज ऑल्सो नोन एज नीकैड सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस नाम का। तो एग्जाम में कई बार ये भी लिखा होता है कि डिस्क्राइब नीकैड सेल या फिर राइट द सेल रिएक्शन ऑफ नीकैड सेल। ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बाद में क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। डिस्क्राइब नीकैड सेल और write the cell reaction of that cell। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। आपको बेसिकली याद क्या करना है, तो इसका जो रिएक्शंस है आपको ये याद करके लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल सेल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्यूल सेल्स ज़्यादातर रॉकेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर स्पोर्ट्स कार वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब वैसे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है जो काफ़ी हेवी होते हैं या जिसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है, तो वहाँ पे फ्यूल सेल यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्यूल सेल में ऑलमोस्ट जो पॉल्यूटेंट है वो ज़ीरो के आसपास होता है, मतलब पॉल्यूशन फ्री होता है लगभग ये, ठीक है। इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे एक फ्यूल सेल है जो मैं डिस्कस करूँगा, जो H2O2 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यूज होते हैं। फ्यूल सेल्स आर अनदर मीन्स बाय विच केमिकल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ये एक और एग्जाम्पल है इसका, chemical energy converted into electrical energy. The main disadvantage of a primary cell is that it can deliver current for a short period only. प्राइमरी सेल का मेन डिसएडवांटेज क्या था कि वो कम समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर सकता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज लिमिटेड। प्राइमरी सेल में क्या है कि जो क्वांटिटी है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो क्वांटिटी लिमिटेड होता है, इस वजह से वो काफ़ी कम समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। बट द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड indefinitely from a fuel cell as long as the outside supply of fuel is maintained। तो फ्यूल सेल और प्राइमरी सेल में क्या फ़र्क है कि हम फ्यूल सेल में कंटिन्यूसली उसे हम ईंधन सप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो उसका फ्यूल है, जो भी उसका एनर्जी सप्लाई जिससे होगा वो हम कंटिन्यूसली ऐड कर सकेंगे। लेकिन प्राइमरी सेल में क्या था कि हमने एक बार इलेक्ट्रोड अगर ऐड कर दिया, जैसे
हमारे पास देखिए प्राइमरी सेल में क्या था कि एक बार हमारा ये इलेक्ट्रोड हमने ऐड कर दिया एनोड और कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो जब तक ये एनोड और कैथोड खत्म नहीं हो जाता तब तक ये इसका केमिकल रिएक्शन चलेगा, और जैसे ही खत्म हो गया वैसे ही मुझे पूरा का पूरा बैटरी ही बदलना पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा बैटरी मुझे रिप्लेस करके लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ्यूल सेल क्या है, तो फ्यूल सेल का एक अरेंजमेंट है जहाँ पे कंटिन्यूअसली मैं फ्यूल सप्लाई कर सकता हूँ और इसी अरेंजमेंट में मैं काम कर सकता हूँ। मतलब अरेंजमेंट एक बार हो गया तो कंटिन्यूअसली मेरा फ्यूल सप्लाई होगा और एनर्जी मुझे मिलता रहेगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये एक एग्जाम्पल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय ए पोरस इलेक्ट्रोड। चलिए इसे देखते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, मैंने एक आपको टिपिकल फ्यूल सेल यहाँ दिखा रखा है, इसको देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फ्यूल सेल है और इस जगह से कंटिन्यूअसली फ्यूल इंटर होता है और जो एक्सेस फ्यूल है वो इधर से बाहर निकलता है। मतलब गलती से अगर ज़्यादा फ्यूल चला गया तो फ्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। फ्यूल यहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो H2 है, ये H2 फ्यूल के रूप में यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सब चीज़ें भी यूज़ किए जाते हैं फ्यूल के रूप में। लेकिन हाइड्रोजन जो है ये यूज़ किया जाता है और हाइड्रोजन में जो एनर्जी सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, इस वजह से हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी सारे फ्यूल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन फ्यूल थोड़ा सस्ता भी होता है फॉर रॉकेट्स के लिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल गाड़ियों के लिए, ध्यान रहे। तो यहाँ से फ्यूल अंदर गया, फ्यूल यहाँ अंदर जाने के बाद आपको रिएक्शन शो करेगा। देन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो इस तरीके से इधर की ओर जा रहा है, या यूँ कहे तो हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन देखने को हमें मिल रहा है। देन एक और इनलेट है, इस इनलेट में हमें एयर दिख रहा है, ये इनलेट है जहाँ से एयर का एंट्री होता है और जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज करता है उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन गेन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, या यूँ कहे तो जो अनयूज्ड गैसेस है, अब जैसे यहाँ जो वाटर है ये वाटर लिक्विड के फॉर्म में तो हमें मिलेगा नहीं, ये मिलेगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक, तो हाई टेम्परेचर के वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ये वाटर हमें वेपर फॉर्म में मिलेगा और ये इस तरीके से बाहर निकल आता है। देखो आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी रॉकेट्स ऊपर उड़ रहे हैं, जब रॉकेट फ्लाई हो रहा होता है तो देखो रॉकेट के पीछे में ना आपको व्हाइट कलर का कुछ जमता हुआ दिखेगा हवा में। तो एक्चुअल में क्या चीज है, वो यही वाटर वेपर है। जैसे ही ये जो वाटर वेपर बाहर निकल के आता है ना, तो ये जो एयर है, एयर के कांटेक्ट में आते ही वो सारा का सारा क्या करता है, अपना जो हीट है, लेटेंट हीट है, वो हीट इस एयर को सप्लाई कर देता है। ठीक है, और जिसके वजह से यहाँ पे हमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, एक वाइट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जो हमें दिखता क्या है कि रॉकेट ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके पीछे पूंछ में ऐसा पूंछ की तरह ये दिखता है। तो वो एक्चुअल में इन वाटर या यूं कहे तो वाटर वेपर का क्रिस्टल्स होता है जो हमें उस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल से ऐसा निकलता है तो वही चीज़ हमें दिखता है। अब यहाँ पे देखिए बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बेसिकली KOH को लिया जाता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है KOH। देन एक साइड हमारे पास एनोड है, एक साइड में एनोड है, एक साइड में कैथोड है। इस जगह पे हमारा ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखेगा हमें और इस जगह पे हमें रिडक्शन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास फ्यूल सेल हो गया, फ्यूल सेल का अरेंजमेंट हो गया। और फ्यूल सेल में किधर से फ्यूल अंदर जाता है, किसी से बाहर आता है, उसका जो वाटर वेपर है, जो गैस है, वो
कैसे बाहर आके क्या काम करता है वो चीज़ हमें यहाँ दिख रहा है। देन one of the examples is the hydrogen oxygen fuel cell. The cell consists of three compartments separated by a porous electrode. ठीक है, the hydrogen gas is introduced into one compartment and oxygen gas is fed into another compartment. जो तीन कंपार्टमेंट है, तीन में से एक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन डाला जाता है, एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन डाला जाता है और एक में इलेक्ट्रोलाइट होता है. These gases then diffuse slowly through the electrodes and react with an electrolyte that is in the central compartment. ये जो गैसेज अंदर छोड़े जा रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अपने अपने आयंस में ब्रेकआउट होते हैं और जो सेंट्रल कंपार्टमेंट मतलब बीच वाले कंपार्टमेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है जो KOH वहाँ होता है उससे रिएक्ट करते हैं. The electrodes are made of porous carbon and the electrolyte is a resin containing concentrated aqueous sodium hydroxide सोल्यूशन. ठीक है, देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, उसके जगह पे KOH का सोल्यूशन भी यूज होता है. हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड. ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड का रिडक्शन देखने को मिलता है. द ओवरऑल सेल रिएक्शन प्रोड्यूसेस वाटर. इसके वजह से ये जो ओवरऑल रिएक्शन होता है ये हमें वाटर का प्रोडक्शन करके देगा. द रिएक्शन विच अकर आर, देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ, हाइड्रोजन जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर का फॉर्मेशन करके देगा एनोड के लिए, और जो O2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से हमें हाइड्रोक्सिल आयन सप्लाई करके देगा. ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन यूज अप है तो कैथोड क्या करता है, उस हाइड्रोक्सिल आयन को फिर से प्रोड्यूस करके देता है और साथ में वाटर का प्रोडक्शन करके देता है. तो ये जो वाटर है ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है या यूँ कहे तो वाटर वेपर के रूप में होता है, जिसके वजह से हम कहते क्या है कि जब ये बाहर आता है तो लेटेंट हीट सप्लाई करता है एयर को और वो वाटर वेपर हमें या यूँ कहे तो वाटर हमें लिक्विड क्रिस्टल्स में दिखता है. The cell runs continuously as long as the reactants are supplied. ये सेल तब तक चलता है जब तक कि ये पूरा रिएक्टेंट सप्लाई किया जा रहा है. Fuel cells produce electricity with an efficiency of about 70% compared to thermal plants whose efficiency is about 40%. जो हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट्स है जहाँ पे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसके कंपैरिजन में ये जो फ्यूल सेल है ये 70% बिजली ज़्यादा देता है. There has been tremendous progress in the development of new electrode materials, better catalysts and electrolytes for increasing the efficiency of fuel cell. कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे डेवलपमेंट देखे गए हैं, बहुत सारी नई तकनीकें निकाली गई हैं जिनसे फ्यूल सेल का एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके. These have been used in automobiles एंड स्पेस क्राफ्ट. ये ज़्यादातर गाड़ियों के सेक्टर में यूज़ किया जाता है और स्पेस क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है. फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री एंड इन व्यू ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर अ वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल्स हैव बीन फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड. बहुत सारे फ्यूल सेल्स हैं जो फैब्रिकेट की मतलब बनाए गए हैं और जो ट्रायल में है या यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक फ्यूल सेल दिखाया है, इसके जगह पे मीथेन भी यूज होता है, मिथेनॉल भी यूज होता है. ठीक है, वाटर भी यूज होता है. वाटर भी कहीं कहीं यूज किया जाता है किसी किसी देश में जहाँ पे गाड़ियों में वाटर यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए. ठीक है, लेकिन वो गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है. कुछ बाइक्स ऐसे हैं कुछ देश में जहाँ पे वाटर एज अ फ्यूल यूज होता है और वो काफ़ी क्या वो थोड़े बड़े दिखते हैं गाड़ियाँ एज कम्पेयर टू नॉर्मल टू व्हीलर. चलिए यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो.
गया पढ़ के? ठीक है, एक बार टाइम तो खत्म हो रहा है, अगर आप वापस से पढ़ लेंगे, कोई डाउट होता है तो कल फिर पूछ लेंगे, ठीक है? सबको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, डाउट होता है तो कल फिर पूछ लेंगे, ठीक। और इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है जो कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक। मंडे को आपका क्लास नहीं होगा, मंडे आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या क्या रहेगा, ये पूरा चैप्टर, और साथ में जो मैं कल तक आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा पूरा एनसीईआरटी का, तो उसका आप रिवीजन कर लेंगे। और ट्यूसडे को आपको दोनों का ख़त्म करके लेना है रिवीजन, ठीक है? कोशिश करना है कि ख़त्म हो जाए। अगर ट्यूसडे नहीं होता है तो वेडनेसडे कर लेंगे, लेकिन कोशिश करना है 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन एनसीईआरटी और नोट्स दोनों खत्म।